3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी व दरगाह थाना के तत्वावधान से लगाया गया रक्तदान शिविर। मुहर्रम के पाक महीने में मिल सकेगा जरूरतमंदों को रक्त। दरगाह थाना में शहीदाने करबला इमाम हुसैन की याद में विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के पास पहली बार मुहर्रम के इस पाक महीने में हजरत इमाम हुसैन की याद में स्वच्छता से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज दरगाह थाना में ब्लड कैंप के पोस्टर का विमोचन किया गया। दरगाह थाना अधिकारी रमेश सिंह हाडा ने सभी से अपील की है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना रक्तदान करें ताकि ये रक्त किसी मजलूम जरूरतमंद के काम आए। इस नेक काम में आकर अपनी सेवाएं दें और इस पवित्र काम के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम भी अपनी सेवाएं देगी। दरगाह थाना अधिकारी रमेश सिंह हाडा ने सभी से अपील की है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना रक्तदान करें ताकि ये रक्त किसी मजलूम जरूरतमंद के काम आए। इस नेक काम में आकर अपनी सेवाएं दें और इस पवित्र काम के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम भी अपनी सेवाएं देगी। ये क्या कार्यक्रम है? आज पोस्टर का विमोचन के लिए गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे सीआई साहब और सभी लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। मानव सेवा से बढ़ के कुछ सेवा नहीं होती है। जिस तरह गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनर का जो कार्यक्रम रखा गया है जुम्मे के रोज़ याद हुसैन के अंदर में, ये बहुत बड़ा नेक काम है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और इनका जो भी इन्होंने ये ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इसमें इंसान की ज़िंदगी बचाने का सवाल होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये ब्लड हिंदू का है या मुसलमान का है ब्लड। वहाँ पे इतनी बड़ी ये मदद होती है कि एक इंसान की जान बचा सकता है ब्लड देकर। तो हम दुआ करते हैं कि इन्होंने ये पहले भी इस फंक्शन को रखा और अभी भी इस फंक्शन को करने जा रहा है ये। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे देश में अमन भी कायम रखे और इन बलाओं से बचाए और इनके ब्लड डोनेट का जो भी कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक हो। नाम बताइए तो। मैं सैयद मुनव्वर चिश्ती, खादिम ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ। हाँ बताइए सर, क्या कार्यक्रम है? गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि एक ऐसे मौके पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो किसी भी मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है जो आयोजित की जा रही है। इसका समय रहेगा 28 अगस्त को सकून होटल में सायंकालीन 2 से 5 बजे के मध्य आयोजित किया जाएगा। आप सबसे अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधार कर रक्तदान करें, जो कि मानव सेवा के लिए एक अभिन्न हिस्सा है और आप इसमें सहयोग करें। खादिम समुदाय मुहर्रम निकालने की परमिशन को लेकर पहुंचे जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन देकर खादिम समुदाय की बात रखी। खादिम समुदाय ने मुहर्रम निकालने की परमिशन लेने के लिए आज खादिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर
मुहर्रम की सवारी निकालने की मांग की है। खादिम समुदाय इमरान चिश्ती के नेतृत्व में आज खादिम मंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर मुहर्रम में ताजिया निकालने की मांग की। इमरान चिश्ती ने कहा कि इस्लामिक गमों का महीना है और सादत का महीना है, इसमें मुहर्रम की सवारी को तजदारी करने की परमिशन दी जाए। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम को निकालने के परमिशन पर आज खादिमों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर ने मुख्यमंत्री से बात करके जवाब देने का आश्वासन दिया है। जी आज हमारे मुहर्रम शरीफ स्टार्ट हो गए हैं और मुहर्रम शरीफ हमारा गम का महीना है। मुहर्रम के अंदर में हम ताज़ियेदारी करते हैं। तो कलेक्टर साहब से आज हमारा मिलने का विषय यही था कि हमारे को ताज़िये शरीफ की सवारी की परमिशन दी जाए और कलेक्टर साहब से हमने पुरजोर अपील करी है कि इसकी हमारे को अनुमति दी जाए ताकि हम हमारा प्रोग्राम ये जो है दरबार के अंदर में ये एक रस्म है, ये कोई जलसा या कोई प्रोग्राम नहीं है। ये ख्वाजा साहब के दरबार में जो रस्म चली आ रही है 400-500 बरस से ये रस्म को हम अदा करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस रस्म को अदा करने का हमारे को प्रशासन से परमिशन मिले और हमने यही कलेक्टर साहब से बोला है कि हमारे को इसकी परमिशन दी जाए। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, वो सब देखते हुए हमने उनसे ये अपील भी करी है कि भाई कुछ लोगों को हमारे को परमिशन दें ताकि हम हमारी ये रस्म को अदा कर लें। क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम आगे बात करेंगे और जैसा भी होगा फिर आपको जवाब देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ये परमिशन हमारे को मिल ही जाएगी। तो क्या आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? कोई धरना प्रदर्शन नहीं जी, जब परमिशन ही मिल गई तो धरना प्रदर्शन किस काम का। ठीक है, आपका नाम बताइए। सैयद इमरान चिश्ती। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा ग्रेड पे बढ़वाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन। कर्मचारी वर्ग 2400 ग्रेड पे से 3600 ग्रेड पे की कर रहा है मांग। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपने वर्तमान वेतन बढ़वाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में जो वेतन सरकार से मिल रहा है और वर्तमान की महंगाई को देखते हुए उनके परिवार की आजीविका में बहुत ही कठिनाइयां आ रही हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनका ग्रेड पे 2400 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दिया जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को कोई कठिनाइयां न हों। हमने जो ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री साहब को दिया है कलेक्टर साहब के जरिए। इसमें हमने मांग रखी है कि हमारी जो पे ग्रेड है 2400 पे ग्रेड है, जो कि काफ़ी कम है और अभी महंगाई के हिसाब से ही बहुत कम है, क्योंकि हमारे संवर्ग के बाकी जितने भी जो कर्मचारी थे उनको अभी 3600 पे ग्रेड दी जा रही है, लेकिन हमको अभी भी 2400 पे ग्रेड पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने मांग रखी है कि हमारी जो पे ग्रेड है उसको 3600 किया जाए और हमारा जो कैडर है जो सचिवालय संवर्ग के जी ज्ञापन दिया है, मांगे हमारी जो बता रहा हूँ मैं है 2400 पे ग्रेड से हमारी 3600 पे ग्रेड की जाए। दूसरी हमारे जो सचिवालय संवर्ग के जो हमारे कर्मचारी भाई है उनके समान हमें भी वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम वो करते हैं वही काम हम लोग भी करते हैं। तो हमारा जो कैडर है वो उनके हिसाब से किया जाए। आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया? हाँ, ज्ञापन हमने आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाई जाएगी और हमने जो ज्ञापन दिया हमारे राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष साहब है उनको भी दिया है। तो उन्होंने कहा जरूर आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाई जाएगी। मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ और राजस्व मंडल में लिपिक हूँ। हमारे मंत्रालय कर्मचारी वर्ग का एक यूनिट है हमारी राजस्व मंडल अजमेर, तो प्रदेश महासंघ की तरफ से आह्वान है, इसलिए हमने ये कलेक्टर साहब के जरिए मुख्यमंत्री और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये ज्ञापन आज सौंपा है। इनकी डिमांड्स है कि भाई इनकी जो 2400 पे ग्रेड है वो कम है और 3600 पे ग्रेड की जाए। दूसरा NPS की और OPS की है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए 2004 के बाद के बंदों की और नई पेंशन नीति को बंद किया जाए। तीसरा इनका सचिवालय स्तर का जो इनका जो कैडर है जो वो उस कैडर की जो इनकी पे स्केल है, ये इनकी डिमांड है कि भाई जब हम काम उनसे ज़्यादा करते हैं बराबर का करते हैं तो सचिवालय संघ के जो कर्मचारी है हमारे मंत्रालय उनकी बराबर कैडर की हमें वेतन श्रृंखला दी जाए। तो कलेक्टर साहब के मार्फत हमने आज हमारी इस यूनिट का ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने बाकायदा उसको पढ़ कर कहा है कि भाई ठीक है मैं इसको आगे भेजता हूँ। निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार से दो हाथ करना हमारा काम है। कांति शर्मा, संयुक्त कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, एकीकृत अजमेर। बारिश के चलते पेड़ के गिरने से उखड़े बिजली के खंभे। पेड़ के गिरने से पास की कई दुकानों को हुआ काफी नुकसान।
अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में बारिश के चलते 70-80 वर्ष पुराना पेड़ नीचे गिर गया, जिसने बिजली के खंभों को उखाड़ दिया। यह घटना सुबह करीब 7 बजे की है। गनीमत यह रही कि वहां से कोई सवारियां नहीं निकली, नहीं तो बिजली के तारों में करंट के आने की वजह से जनहानि हो सकती थी। दुकानदारों ने प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई है। भाई साहब, ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे ये क्रम हुआ है और ये पेड़ पहले ही झुक रहा था। अब बहुत नुकसान भी हुआ है, दुकान के बोर्ड वगैरह सारे टूट चुके हैं हम लोगों के। ये दिन में गिरता तो क्या बड़ी जनहानि हो सकती थी? बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी और पास में मकान भी है जिनके परिवारों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। ये लाइटों की तार भी लाइटों की तार मकानों के ऊपर आके गिरी है। हो सकता था जनहानि अधिक होती। कितने साल पुराना पेड़ था? ये लगभग 80 से 90 साल पुराना था। और अभी भी तार नीचे पड़े जमीनों ये तार जो है अभी भी ज़मीनों पे पड़े हुए हैं। कोई प्रशासन का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। क्या करंट आ रहे थे? पहले करंट आ रहा था और तुरंत उसको बंद कर दिया गया वहाँ से। और ये दिन में गिरता तो अति जनहानि होती। कौन सी जगह है? आने जाने वाले करंट में आ जाते, बहुत बड़ा नुकसान होता। कौन सी जगह था ये पड़ाव में है स्थिर, कृष्णा ऑप्टिकल की यहाँ पर गिरा है ये पेड़। आपका नाम? आशीष। ये मैं सुबह को आया था 7:30 बजे, पेड़ पूरा गिरा हुआ था, लाइटों में से करंट भी आ रहा था। फिर फ़ोन करके लाइटें वाइटें सारी बंद करवाई। बारिश के कारण शायद गिरा या कैसे हुआ, सुबह को ही गिरा हुआ था। हम दुकान आए थे तब सब गिरा हुआ ही था पूरा पेड़। भैया लाइट के तार नीचे भी गिरे? हाँ, नीचे गिरे हुए थे ना सारी तारें, करंट भी आ रहा था। फिर बंद करवाई सारी लाइटें। भैया जनहानि सुबह दिन में होती तो क्या होता है? दिन में होती तो 3-4 जाते ही बहुत ज़्यादा जनहानि हो जाती। दिन में जाती तो लाइट गिरता पेड़। ध्यान दिया? प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रही है, अभी भी खड़े हुए ही हैं प्रशासन वाले सारे। कितनी देर हो गई पेड़ को गिरे हुए? लगभग सुबह को गिरा हुआ ही था, हम जब आए थे तब गिरा हुआ ही था। 7 बजे से गिरा हुआ ही है। 3 से 4 घंटे हो गए। प्रशासन नहीं है, ध्यान नहीं दे? कुछ भी नहीं ध्यान है, कुछ भी नहीं। खड़े हुए हैं बस, अभी भी खड़े हुए ही हैं, कुछ नहीं हो रहा अभी भी। और ये हादसा दिन में होता तो? दिन में होता तो जनहानि होती, और ज़्यादा नुकसान होता, और भी ज़्यादा लोग होते। दुकान का नुकसान हुआ है ना, सामने खंभे गिर गए हैं, 2 नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी भी लोगों का। पड़ाव में है, संजय मार्केट में। अन्य पर्वों की तरह मुहर्रम का पर्व भी जा रहा है फीका। कोरोना महामारी की वजह से किसी भी धार्मिक त्योहार को सामूहिक रूप से मनाने की नहीं है अनुमति। अजमेर में हर साल मुस्लिम समाज मुहर्रम के मौके पर ताजिए की सवारी निकालते हैं और उन्हें अलग अलग अंदाज में सजाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ताजियों को सैराब करने की परमिशन नहीं है, इसलिए लोग अपने घरों में ही ताजिए बनाकर रस्म निभाएंगे। ऐसे ही 16 इंची ताजिए का निर्माण दरगाह इलाके के खादिम सैयद अबू तालिब चिश्ती ने किया है, जिन्होंने रस्म अदायगी के लिए इस छोटे से ताजिए को बनाया है और इसे मुहर्रम के दिन दरगाह में केवड़े की छींटे लगाकर सैराब की रस्म निभाई जाएगी। चिश्ती बताते हैं कि मुहर्रम के दिन कुछ लोगों को दरगाह में रस्म निभाने की इजाजत मिली है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह ताजिया बनाया है। उन्होंने बताया कि 16 इंची इस ताजिए में वो सब कुछ लगाया है जो बड़े ताजिए में लगाते हैं। ये जो मुहर्रम का ताजिया है ये 16 इंच के हैं और अपने दरबार में जो हर साल की तरह ताजिए सवारी होती है, इस साल थोड़ा सा दरबार में जो सवारी का वो है जो पास के थ्रू या कम ज़ायरीन के लिए और जो खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ के लोग हैं, कुछ लोगों को इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से दरबार में जो और खुदाम ख्वाजा हैं वो जो दरबार में जा नहीं सकते हैं, वो अपने घरों में अज़ादारी और इमाम हुसैन की न्याज और जो भी दरबार में जो पंजे तन पाक के सदक़े में जो दरबार में न्याज दिलाई जाती है वो अपने घरों के अंदर दिलाएं। और जो भी सवारी है दरबार में जो सवारी है वो दरबार की है और यहाँ पे जो दरबार की सवारी अपने पंजे तन पाक का यहाँ पे घरों में रखते हैं। ये छोटा ताज़िया इस साल बनाया है गरीब नवाज़ में
उनके कर्म से। कब कब सवारी निकाली जाती है? बड़े ताजी की सवारी होती है, रस्म होती है? हाँ, ये सवारी ऐसा है, देखिए 5 तारीख को अलम चढ़ता है और उसके बाद 7 तारीख को मेहंदी पेश होती है। इसी तरह से दरबार में जो मेहंदी पेश होती है, उसके बाद 8 तारीख को दरगाह बाज़ार से मेन गेट से सवारी निकाली जाती है। सवारी निकालने के बाद फिर दूसरे दिन अपने छतरी आगे से सवारी निकाली जाती है इमाम बड़े से लेकर फिर 9 तारीख को सवारी मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद तो अपनी सैराब कर देते हैं। मेहंदी की जो रस्म है वो क्या अपने घरों में अदा करें? देखिए, मेहंदी की जो रस्म है वो बिल्कुल अपने घरों से ही जाती है, लोगों के घरों से निकल के अपने बड़े ताज़िए पे जाती है। वैसे छोटे ताज़िए हैं, बात एक ही है, रुतबा एक ही है। जो ताज़िया है, सवारी, मेहंदी, सब फंक्शन जैसे हो रहे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं होएगा माशाल्लाह। अभी सरकार की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक आप ये कार्य करते हैं? जी, गाइडलाइन के हिसाब से ही चल रहे हैं ये सब लोग, ऐसे उनके बिना गाइडलाइन के कोई नहीं चल रहा है। तो गाइडलाइन जो चल रही है ये दरबार के हिसाब से चल रही है। जो भी इसमें क्या बोलते हैं, गाइडलाइन के हिसाब से हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं दरबार का। आपका नाम? मेरा नाम सैयद अबू तालिब चिश्ती, मुसाफिर मंजिल, डिग्गी बाज़ार। व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूटे 4,75,000 रुपए। पुलिस से बेधड़क बदमाश आए दिनों कर रहे हैं कोई न कोई वारदात। केकड़ी पुलिस थाने की अजमेर मार्ग पर ITI कॉलेज के पास बीती रात घर लौट रहे एक व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। बिना नंबरी कार में आए 4 बदमाशों ने जबरन व्यापारी की कार रुकवाई और उसमें तोड़फोड़ कर 4,75,000 रुपए से भरा थैला लेकर भाग छूटे। घटना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। घंटाघर के पास रहने वाले आलू प्याज के व्यापारी बिक्की ने अपने ताऊ के साथ सारवाड़ क्षेत्र से उधारी वसूलने गया था। उधारी लेकर जब वह सारवाड़ से वापस लौट रहा था तो ITI कॉलेज के पास पीछे से एक कार आई और उन्हें रोक लिया। कार में 2 बदमाशों ने बंदूक लगाए हुए एक युवक ने हॉकी से कार का शीशा तोड़ दिया और बदमाशों ने उससे रुपए मांगने लगे। इसी दौरान एक बदमाश ने कार में पीछे से भरा थैला उठा लिया और रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने विक्की के हाथ से मोबाइल भी छीन कर ले गए। इसके बाद व्यापारी ने उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा भी मौके पर पहुंचे और जाकर नाकाबंदी कराई। मैं सरवार से कलेक्शन करके आ रहा था। कॉलेज के ITI कॉलेज के आगे एक गाड़ी मेरे आगे डिजायर बिना नंबर की आगे ही आगे लगा दी और उतरते 4 जने उतर के आते। एक के बाद में हॉकी थी, 2 के बाद में लग थी, एक के बाद में 2 के पास में बंदूक थी। कुल 5 जने थे, पीछे 3 तो आगे 5 जने थे। आगे मेरी गाड़ी के सारे कागज फोड़ दिए, कांच फोड़ दिए और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि तुम्हारा बैग लेके आया, जो बैग दे दे। मैंने कहा कोई बैग नहीं है, कि देखो मेरे यहाँ पे बंदूक लगा दी। वो कहते देखो मार देंगे, तू बैग नहीं देगा तू। मैंने कहा बैग ही पड़ा ले जाऊँ। उन्होंने मेरा बैग ले लिया, बैग लेके वो मेरी गाड़ी की चाबी बंद करके ले गए, मेरा मोबाइल ले गए। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे अकाउंट्स के पेपर है, जो अकाउंट्स के पेपर दे दो इस बैग में से। उन्होंने मेरी मानी नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। तो आप कहाँ से आ रहे थे? मैं सरवाड़ से आ रहा था। अच्छा, और कौन थे आपके साथ? मेरे साथ में मेरे बड़े पापा ताऊ जी थे, प्रसन्न जी पांड्या। कितने बजे की घटना है ये? ये भी 7:30 8 बजे कितने रुपए गए आपके? 4,75,000 रुपये। 1 घंटा को मीटर हो रास्ता में क्रॉस हो गया, सर नहीं क्रॉस हो गया। फिर अतना फास्ट काम हो गया, 5 मिनट बाद तो डिप्टी साहब खड़ा हो गया, सब पहले के सामने पहुंच गए। सर ये विक्की मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। फिर आप आओ मेरे साथ, ऐसे हो गया। फिर शीशा भी आ गया 5 मिनट बाद। सारे वही बोल के सारे 10 मिनट में तो बात तो मिल जाता। हाँ लिखूँ। अरे तो मैं स्कूटर ले रहा है, गाड़ी तो मिली माने, मैं स्कूटर ले भाग रहा था। यान की बात है जो कॉलेज के ना यार, फिर बजे फोन लगे तार फोन स्विच ऑफ आ रही। नहीं फोन तो एक तो ले गया मेरे पास में, 2 मोबाइल थे, 2 तो मोबाइल थे। एक ही दिया मैंने, एक छुपा लिया। अच्छा, मैंने समझदारी बताई कि मैं एक ही दो इनको, एक तो नीचे छुपा लो। मोबाइल दे देना चाहिए आपको, मोबाइल दे दे तो मुझे। एक तो लेके कॉलेज के पर गिरा गए ना वो, यही गिरा गए। हाँ यही लोकेशन लगी ना, कॉलेज के पढ़ा है कहीं आसपास पे, वो मिला नहीं। अभी रात को झाड़ी में पड़ा है कहीं पे मोबाइल। हाँ मोबाइल कॉलेज ये लोकेशन निकाल ली खुद ने मेरे मोबाइल की। तो मेरा मोबाइल का है ये लो, ये आ गई लोकेशन। नोटा का भी लगा तो चिप थोड़ी, एक नोटा का लगा दो, चिप वो टोल लगा देते हैं, इनके जेब में रखे रहे चिप कि भाई इसको लगा दो, उसको लगा।
कोई ना पुत्रों में सवाल दूँ मैंने पूछा और ना कोई ना पुत्र देवा लोग किसी ना किसी को 5 बाका लेके संदेश दी और मोबाइल लेके तो लोकेशन जल्दी पंचमी की बालाजी के आसपास हाँ जी टोल टैक्स पर तो कहते था नहीं कीजिए सब ले आती है किसानों ने शुरू किया ग्राम से संग्राम आंदोलन। किसानों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। भारतीय किसान संघ राजस्थान ने सरकार से अपनी 21 सूत्री मांगों को मनवाने की मांग रखी है। किसानों ने तहसीलदारों के माध्यम से अपनी मांग रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने दोबारा से फिर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सभी किसान वर्ग संभागीय आयुक्त पर आकर अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों ने कहा है कि वर्तमान सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा हम ग्राम से संग्राम आंदोलन चलाएंगे। में आए और क्या ज्ञापन दिया है? भारतीय किसान संघ की 21 सूत्रीय मांगे हैं। इसके ऊपर हमने प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को ज्ञापन दिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के ऊपर हमने धरना देते हुए जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ हमने अपना ज्ञापन 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया था। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी कड़ी में आज हम संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के निवेदन कर दिया है कि अगर इसके ऊपर सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम से संग्राम, हम गाँव से जो युद्ध करना चाह रहे हैं, जो क्रांति करना चाह रहे हैं, हम हमारी मांगें मनवा के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें विधानसभा को घेरना पड़े, चाहे जिला कलेक्टर कार्यालय को घेरना पड़े, हम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे तब तक की सरकार हमारी मांगों पर, हमारी 21 ही मांगें जायज़ है, हमारी जायज़ मांगों के ऊपर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमें यह संग्राम करना पड़ रहा है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग 10,000 रुपये वार्षिक कृषि कनेक्शन पर पूर्ववर्ती सरकार अनुदान दे रही थी। नवंबर 2019 से इस वर्तमान सरकार ने उसको बंद कर दिया है। आज मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि ये कहते हैं कि देश का उत्पादन बढ़ाओ, कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे और 2012 से जो हमारे लंबित कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन, वो हमें नहीं मिल रहे। काश्तकार खेत में रहता अपने परिवार सहित, जंगली जानवरों का भय है, जहरीले जानवरों का भय है। उसके बाद हमने मांग रहे हैं सिंगल बेड कनेक्शन। कोरोना काल में सब अपने घरों में कैद हो गए थे, तब इस भारतीय किसान ने जाकर के खेतों में काम करके देश के अनाज भंडार बने हैं। देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हर राजनेता ताल ठोक के कहता है कि हम देश की जनता को भूखे नहीं मरने देंगे। वो अनाज उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने नहीं भरा है, किसी अधिकारी वर्ग ने नहीं भरा है। वो अनाज काश्तकारों की मेहनत के द्वारा है उस कोरोना काल में। उसके बाद उस सरकार ने कोरोना काल में क्या दिया किसानों को? हमने 6 महीने बिजली का बिल माफ मांगा है, उसके ऊपर भी सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम आंदोलन करेंगे, ग्राम से संग्राम। जो आंदोलन है उसका नाम ग्राम से संग्राम है, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ अजमेर। जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी। राजस्थान में रोडवेज ने 30 शेड्यूल और जारी किए। 15 शेड्यूल पर अजमेर से चलेंगी रोडवेज बसें। राजस्थान में रोडवेज बस ने 30 शेड्यूल और जारी कर दिए हैं, जिसमें मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी सुविधाएं होंगी। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए सभी जगह थर्मल स्कैनिंग होगी तथा उसके बाद सैनिटाइजर करके ही मुसाफिरों को बैठाया जाएगा। कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में 100% बस रोडवेज सेवा शुरू हो जाएगी। टोटल राजस्थान में 30 शेड्यूल चालू किए हैं। ट्रिप ने 30 शेड्यूल चालू किए हैं और हमारे यहाँ पे 15 शेड्यूल, तो 300 शेड्यूल चालू किए। हमारे यहाँ पे 15 शेड्यूल यहाँ चले, अजमेर और अजमेरू में, जिसमें बोरावड़ चली है गाड़ियाँ, जयपुर चलाई है गाड़ी, भीलवाड़ा गाड़ियाँ चलाई हैं, भरतपुर गाड़ी चलाई है। ये शेड्यूल हमारे यहाँ से चले हैं और जनता को हमने काफ़ी राहत दी है। रोडवेज ने, हमारे CMD साहब ने
75% ऑपरेशन हमारा रोडवेज का चालू कर दिया है और निश्चित भविष्य में जल्दी जल्दी हम पूरा ऑपरेशन चालू कर देंगे। जनता को पूरी राहत दी गई है। अब कोई के यातायात के अभाव में, यातायात के साधनों के अभाव में किसी को परेशानी नहीं होगी और पूरी तरीके से सैनिटाइज गाड़ियाँ, कंडक्टर ड्राइवर मास्क और सैनिटाइज सहित, और हमारे जो पैसेंजर होंगे वो बस स्टैंड में जब एंट्री करेंगे तो दोनों गेटों पे थर्मल स्कैनिंग के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं। बाकायदा थर्मल स्कैनिंग होके ही बस में बैठेंगे। यात्री भार भी बढ़ा है? यात्री भार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कितने रूटों पर गाड़ी जो चलनी है? पहले से चल ही रही है हमारे 48 पे, अब 30 पे, 15 पे और चालू होंगे और थोड़े दिनों में पूरे 100% शेड्यूल चालू हो जाएगा। 75% चालू हो गया। Audio Jungle. 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 अजयनगर क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी परेशान। पानी की पाइपलाइन को बड़ा करने की मांग। अजयनगर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन को लेकर लोग बड़ा ही परेशान हैं। लोग पानी की पाइप को बड़ा करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान पाइप में पानी का प्रेशर बहुत ही कम है, जिससे ऊपरी इलाकों में पाइप के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पाता। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने मोटर लगवा रखे हैं, जिससे लोग मोटर चला देते हैं और आगे का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी कलेक्टर को अवगत कराया है, पर आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हाँ बताइए। मैं हृदय राम कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हमारे पार्षद साहब आए थे, तो उन्होंने देखा, सर्वे करा। फिर 6 महीने पहले मैम भी आई थी वाटर वर्क्स से, उन्होंने सर्वे करा था। बोले इस वक्त तो 6 महीने हो गए। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या, छोटी लाइन लगी है और जल्द से जल्द बड़ी लाइन लगी जाए। आपके वहाँ आगे फाइल गई हुई है, तो क्या कारण रुका? जो लॉकडाउन हुआ किस कारण से रुकी हुई है वो फाइल? लॉकडाउन की वजह से अभी आगे से रुकी हुई है अभी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं बड़ी लाइन। अच्छा। और हम सब क्षेत्रवासी, हृदय राम कॉलोनी क्षेत्रवासी सब परेशान है बहुत इस पानी की समस्या से। अभी आपके यहाँ लाइन डली हुई है, कौन सी डली हुई है लाइन? छोटी लाइन डली हुई है, 3 इंच की डली हुई है। अच्छा। तो हमारी मेन लाइन वहाँ से बड़ी लाइन से कनेक्शन होया तो हमारे यहाँ तक पानी आ जाएगा। कितना आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बड़ी लाइन। ठीक है, आपका नाम बताएं। कैलाश मेघवाल। बताएं तो क्या समस्या है इनके? ये जो सारी कॉलोनियाँ हैं ऊपर की तरफ जो बसी हुई, जैसे हृदय राम कॉलोनी है, 8 बंगला कॉलोनी है, इनमें क्या पानी का कम प्रेशर की दिक्कत है। तो यहाँ पे पानी की लाइन के लिए जैसे हृदय राम कॉलोनी वालों ने पहले भी ज्ञापन दिया था जलदाय विभाग में, तो वहाँ से उस समय जेईएन यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ पे सर्वे करा था और यहाँ पे पानी की जो 3 लाइन की लाइन डली हुई है, तो उन्होंने उसको 6 इंची करने की बात कही थी और उन्होंने फाइल बना के जयपुर भेजी भी है। और इसकी पुष्टि अभी इन्होंने एएन साहब से बात करके भी कर ली। तो उन्होंने बोला कोई हमने फाइल भेज रखी है, जितना जल्दी होगा ये सरकार आगे से जयपुर से पास होती है। और अभी आज हैंडपम्प यहाँ पे लगवाने आए थे, तो अब वो बोले हमारे को हैंडपम्प की ज़रूरत नहीं है, हमारे को पानी की पाइपलाइन बड़ी हो जावे तो इनकी समस्या दूर हो। क्योंकि और लोग बाग क्या मोटरें वगैरह लगा लेते हैं। तो इनका ये भी कहना है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे कलेक्टर साहब को और एएन साहब को ये निवेदन करूंगा कि जिस समय पानी की सप्लाई आती है ऐसे ऊपरी इलाकों में, उस समय लाइट की थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए भी अगर बंद कर देंगे तो इनकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी।
और इनका पानी क्या है, लोग बाग मोटर चला लेते हैं तो उनके कारण इनके यहाँ तक पानी का प्रेशर पहुँच नहीं पाता है। हालांकि पाइपलाइन है लेकिन बड़ी होने की बहुत ज़रूरत है, दरकार है, क्योंकि अब कनेक्शन लोगों को अब बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये इनके यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। पहले आ जाता था, अब नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो इनके यहाँ ये पानी की पाइपलाइन को बड़ा करवाया जाए। ये कोरोना काल के कारण हो सकता है लेट हो गया हो, अभी उसके कारण अभी एन साहब से बात करी तो उन्होंने बोला कोरोना के कारण लेट हो गई है, तो अब वो भी जल्द यहाँ पे पानी की पाइपलाइन को बड़ी करवाने की करेंगे। ठीक, मोहन लालवानी, पूर्व। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में गंभीर अवस्था में हैं कई कोरोना पीड़ित। 47 कोरोना मरीज अभी भी हैं अस्पताल में भर्ती। हाँ सर, किस तरह का कोरोना अपडेट है आज? अभी हमारे पास टोटल 47 पेशेंट हैं पॉजिटिव में, जिसमें करीब 13 पेशेंट हमारे बाई पेपर हैं, करीब 25 पेशेंट को हम ऑक्सीजन पे दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पेशेंट सीरियस हैं अभी इस वक्त। सस्पेक्ट में हमारे 22 पेशेंट हैं, जिनमें 3 बाई पेपर पे हैं और करीब 9 पेशेंट के आसपास ऑक्सीजन चल रही है। कल हमारे पास थोड़ा सैंपल कलेक्शन रिलेटिवली कम था और दिनों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो होगा रिपोर्ट आ गई है। अभी तक की करीब 25 पेशेंट की पॉजिटिविटी की रिपोर्ट हमारे पास में है और अभी तक भगवान जैसे कैजुअलिटी आज की तारीख में कोई नहीं है। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।